अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तानी मईशत की बात करें तो यकीनन नहायत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और चैलेंजेस हैं जिसको सब जानते हैं, इसका इदराक भी सबको है। और पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे कि हमारे जो फॉरेन रिज़र्व हैं वो मुसलसल कम हो रहे थे, लेकिन अभी एक अच्छी न्यूज़ इस हवाले से ये है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में जो 14 हफ्तों में कमी हुई थी उसमें 26 करोड़ 60 लाख डॉलर का जो है वो एक हमें इजाफा हुआ है। ये एक हल्की सी उम्मीद की किरण ज़रूर है। साथ साथ हम बात करें, हुकूमत ने IMF की जो शराइत है उस पर अमल करना शुरू कर दिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि 3 से 4 हफ्तों में हमें 1.1 अरब डॉलर जो है वो यकीनन उस किस्त की मंजूरी भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो दुनिया में एक ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल पाकिस्तान का बना हुआ है दोस्त ममालिक के साथ या मालियाती इदारों के साथ, उसमें भी बेहतरी आएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सब पाकिस्तानी मईशत को संभाल सकते हैं? तज्जियाकारों के मुताबिक जो IMF का पैकेज है उससे मईशत बहाल नहीं हो सकती। यकीनन पाकिस्तान को, हुकूमत को और जो हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऐसे इंडिकेशंस लेने हैं, ऑल्टरनेट इंडिकेशंस, ऑल्टरनेट डायरेक्शंस, जिससे पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया जा सके। पाकिस्तान एक मादनी ज़खायर से माला माल मुल्क है, ज़राअत में खुद कफ़ील है, मगर अफसोस के साथ कि हम उसका फ़ायदा नहीं हासिल कर सके। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के पास एक और खुदादाद अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा मिला हुआ है जिसे हम ब्लू इकॉनमी कहते हैं। ब्लू इकॉनमी बेसिकली पाकिस्तान से जो समंदर से जो जुड़ी मईशत होती है उसको ब्लू इकॉनमी कहा जाता है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि 194 कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में, जिसमें 145 कंट्रीज़ के पास खूबसूरत साहिल हैं, बंदरगाहें हैं, जिसमें पाकिस्तान है। अब सवाल यहाँ ये है कि पाकिस्तान की, जो कि मैं एहसन इकबाल का कोट कर रही हूँ, उन्होंने एक मैगज़ीन में बोला था कि इतनी पोटेंशियल है ब्लू इकॉनमी में कि 100 बिलियन का जो है वो रुपए का हम इस वक्त उसकी मईशत को संभाला दिया जा सकता है। मगर ब्लू इकॉनमी से यकीनन ना लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, ना मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरमायाकारी ना होने के बराबर है, इसमें कोई भी तरक्की नहीं हो सकी। और पिछली जितनी भी हुकूमतें थी उनको ब्लाइंड सी जो है इस इकॉनमी के हवाले से हम कह सकते हैं। मगर मौजूदा हुकूमत यकीनन इस पर काम करना चाह रही है, ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए कोशिश कर रही है। बात आज करेंगे इसी हवाले से और ये भी पूछेंगे कि क्यों दीगर ममालिक जो कि हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं ब्लू इकॉनमी में बहुत आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जा सका। मोज़िज़ मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ शमसुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप KCCI, बहुत शुक्रिया सर आपका। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आपने मेरा इंट्रो तो सुना। हम हमेशा यही बात करते हैं कि एक लैंड इकॉनमी पे बात करते हैं, ब्लू इकॉनमी एक बड़ा डाइवर्सिव सब्जेक्ट है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लिया है और पाकिस्तान उन चंद बदकिस्मत मुल्कों में से है कि जहाँ पर हमने अभी तक जो है अपना जो पोटेंशियल है ब्लू इकॉनमी का उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सके। पाकिस्तान का जो है इस वक्त जो पोटेंशियल है मेरे हिसाब से को 50% ऑफ आपका GDP है, 200 बिलियन US डॉलर का पोटेंशियल अवेलेबल है, लेकिन हम बहुत ही कम उसको यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर हम उसके अंदर सी फूड की एक्सपोर्ट को अगर देख लें तो पाकिस्तान मुश्किल से कोई $1 बिलियन इस ब्लू इकॉनमी से ले रहा है। जबकि ब्लू इकॉनमी को अगर आप देखें तो इसके अंदर जो आपकी जो वाटर स्कैर्सिटी है उसका भी इसके अंदर हिस्सा आता है, फिर आपकी जो ओशन और आपकी जो मेरीन इकॉनमी है उसका भी हिस्सा आता है। इसके अलावा आपका रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान में एक टूरिज्म को अगर आप देखते हैं तो वो हमारा कोई 0.4% टूरिज्म जो है हमारी GDP को कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप दूसरी इकोनॉमीज को देख लें, साउथ ईस्ट एशिया में देख लें, मलेशिया, थाईलैंड को देखें 18% उसका GDP का हुआ है। इसी तरह से आपका मलेशिया, सिंगापुर और ये इवन के श्रीलंका जैसा मुल्क जो है 6% उसकी GDP का टूरिज्म पे चल रहा है। बांग्लादेश और इंडिया जो है वो भी तकरीबन बहुत ज्यादा ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे पास जो है हर चीज़ का पोटेंशियल है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ जो सिस्टम को जो लॉक करके बैठी है वो है हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। आपने एक पॉलिसी ऐसी रखी हुई है कि जिसको लॉक कर दिया अपॉर्चुनिटीज़ को, चाहे वो आपने जैसे मिनरल का जिक्र किया और या आपने एग्रीकल्चर पोटेंशियल और फिर साथ ही ब्लू इकॉनमी जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अनटैप करने में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को अटैक करें। अब पाकिस्तान में जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल हमारी बिजनेस कम्युनिटी के पास भी बहुत ज़्यादा है और फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पर आ सकता है। क्या वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा पाकिस्तान में और क्या वजह है कि लोकल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा? मेन चीज ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक तो हाई जो रेट ऑफ टैक्सेस है
जो अराउंड 40% से भी ज़्यादा टैक्सेस हो चुके हैं जो बिजनेस के ऊपर लगते हैं। इसके अलावा दूसरा पाकिस्तान में कुछ 17% जो है वो आप इंटरेस्ट रेट पे चले गए हैं। ये दोनों चीज़ें जो है आपका रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये दो बड़े किलर हैं जो हमारी इकोनॉमी का जो है पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे, खास तौर पे हमारी ब्लू इकोनॉमी के अंदर। पाकिस्तान इसके जरिए आपकी जो एनर्जी का जो शॉर्टेज आ रहा है, अभी आप देखें कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसके अंदर आज भी थर्मल का जो है शेयर बहुत ज्यादा है। हम जो है आईपीपीएस को पेमेंट दे रहे हैं, चाइनीज आईपीपीएस को पेमेंट हमने देनी है, वो रुकी हुई है। इसके बावजूद हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। जो आपके पास जो सी के ऊपर जो फ्लोटिंग आपके लगा दें सोलर पैनल, तो आपको सोलर एनर्जी मिलेगी और आपको टाइडल एनर्जी मिलेगी जो टाइड्स की आप। चलिए इस पर मैं आऊंगी आपके पास। अतीक साहब, हम जो ब्लू इकोनॉमी के हवाले से बात करें, इसका कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है बहुत पुराना नहीं तो बहुत नया भी नहीं है, तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जो लैंड इकोनॉमी हमारी है और जो सी इकोनॉमी है हमारी? देखिए, आज का टॉपिक बड़ा अहम है, जैसे कि अभी शम्स साहब ने भी कहा, आपने भी कहा। ये ब्लू इकोनॉमी और लैंड इकोनॉमी में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एक्सक्यूज मी, कि जो लैंड इकोनॉमी है वो ज़ाहिर है हमारी एग्रीकल्चर की या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, और जो ब्लू इकोनॉमी है उसका टोटल ताल्लुक हमारे ओशंस, रिवर्स, फिशरीज वगैरह से है। इसमें पोर्ट्स वगैरह भी आते हैं। दुनिया की 90% ट्रेड जो है वो ब्लू इकोनॉमी के थ्रू होती है, और हम देखते हैं 350 मिलियन लोगों को इसके थ्रू जॉब्स मिली हुई हैं। और जो फिगर है स्टेटिस्टिक्स से वो ये कह रहे हैं कि 3 बिलियन लोग जो हैं दुनिया में वो डिपेंड करते हैं इस ब्लू इकोनॉमी पे अपनी लेवलीहुड के लिए। तो ब्लू इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, हमने इसको नेग्लेक्ट किया हुआ, और हमारे पास जो फिशरीज हैं और जो फिशरीज हैं उसमें हमारे पास जो इसकी फिशरीज के फूड्स हैं और जो फिशरी की प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस पर काम नहीं किया। अगर हम इस पर काम करें तो वो जो $100 बिलियन की बात हो रही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स में ऐड कर सकते हैं, तो वो लामौला हम हर हाल में ऐड कर सकते हैं। ये नेगलेक्ट क्यों हुआ, इसकी वजह से भी है कि हमने आज तक सिर्फ बात की है तो एग्रीकल्चर पे बात की है, जो कि हमारा पीछे जा चुका है। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम पहले अपनी लोकल डिपेंड करते थे, अब हम इम्पोर्ट भी करने लगे। इसकी बहुत सारी वजूहत है, वो एक अलग बात है। और इंडस्ट्रियल में भी हम देख रहे हैं कि हमारी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड पे चल रही है। तो अगर कोशिश की जाए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस इंसेंटिव्स ले और ब्लू इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाए, अपने पोर्ट्स को डेवलप किया जाए। कराची और पोर्ट कासिम के जो पोर्ट्स हैं वो अकेले ही इतना रेवेन्यू पाकिस्तान को कमा के देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अब बात सारी यही है कि अगर ब्लू इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाए, जिसकी हमेशा तरगीब दी गई है लेकिन इस पर काम नहीं किया गया, और इसके जो पैराफेरियल्स हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिशरीज की इम्प्रूवमेंट, इनकी एजुकेशन, इनका नो हाउ, इसकी मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह, तो हमें कोई बात ऐसी नज़र नहीं आती कि हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में आगे ना जा सकें। ठीक है। अच्छा शम्स साहब, अब बात वही आ जाती है कि दुनिया इसको रियलाइज़ करके अब ब्लू नेशन बनती जा रही है। 15-20 साल की पॉलिसीज़ बन गई हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी इकोनॉमी से कंपेयर करें लैंड इकोनॉमी से, तो हमारे तो इसमें ही कोई पॉलिसी नहीं बनी है। इस वक्त प्रायोरिटी बेसिस पे क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट तो बहरहाल इसको फ़रोग देना चाह रही है, लेकिन बहुत सारे मामलात में इतनी स्टक हुई हुई है कि शायद वो उस तरह से फोकस नहीं कर पा रही। देखिए, वजह यह है कि इस वक्त जब भी हम अपनी पॉलिसी बनाने जाते हैं, पहली बात तो यह है कि अभी तक माजी में हमने देखा जितनी हुकूमतें आई उन्होंने कोई इतनी खास पॉलिसी आपको दी नहीं। ज़्यादातर आपके पास जो है वर्ल्ड बैंक आईपीपी की पॉलिसी आपके पास ले गए, या कोई चीज़ आती है उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि कोई ब्लू इकोनॉमी में आपका जो है हिस्सा, एक आप देखें ना, कोस्टल बीच जो आपकी कोई 1050 किलोमीटर की बड़ी है। सिंगापुर जैसा मुल्क जिसकी सिर्फ 197 किलोमीटर का जो बीच है वो इससे बिलियंस ऑफ डॉलर वो कमा रहा है। और हम अगर यहाँ पाकिस्तान में इसको ये करें कि इसको देखें, आप जब आप लेके आते हैं ना एफबीआर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इन सबको इन्वॉल्व करते हैं ना, तो फिर वही रेड टेपिज्म वाली पॉलिसी बनती है। आप इस पोर्शन को अगर फुली इसका जो पोटेंशियल हार्नेस करना चाहते हैं तो इसको कहें जी आपकी पाकिस्तान की नेवी, कोस्ट गार्ड, इनको मिला के दिया जाए। और साथ ही मैं आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ रही उसकी वजह यह है कि टैक्स रेट हाई है। जब आप यहाँ पर इसको 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर देंगी तो आपके पास इन्वेस्टर्स की जो है वो मनी लैंड होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पाकिस्तानी जो लोकल इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डालेगा। इसके बाद फिर आप ये एक शर्त लगाएं भी तो है कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में भी तो जाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ मैं आपको और एजुकेट कर दूं, ये पाकिस्तान में हम लोग जो है ना, कुछ लोगों ने ये एक हवा क्रिएट किया हुआ कि जी ब्लैक मनी होती है, व्हाइट मनी होती है। आप यूएई में लैंड करें, वहां पे ब्लैक मनी व्हाइट मनी नहीं है, वहां पे एक ही पैसा है। और वहां पर जो शख्स टैक्स दे रहा है वो टैक्स दे रहा है, और जो टैक्स नहीं दे रहा लेबर है वो अलग है। इसी तरह से आपकी इकोनॉमी जो है, आप ले लें थाईलैंड को ले लें,
लें, आप सिंगापुर को ले लें, वहाँ पर कोई ऐसा ब्लैक और वाइट मनी का नहीं है. ये हमने कुछ ऐसी किया, पाकिस्तान में ऐसा कोई फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं कि जो हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उससे हमारा बेच के पैसा कमा के लोग इसमें ला रहे हैं, वही मेहनत करके कमाते हैं. फ़र्क ये है कि वो टैक्स नेट में नहीं है. टैक्स नेट में लाने के लिए ये होता है कि आप उनको पहले उनको कुछ प्रमोशन दो, कुछ उनको इंसेंटिव दो, कैरेट दो, उनको फिशिंग करना सिखाओ, उसके बाद उनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है फिर टैक्स नेट में लाओ. हमारा पास ये है कि पाकिस्तान में एफबीआर का जो रोल रहा है वो हमेशा ये रहा है कि वो जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डालते हैं. अभी आपने देखा जो बजट पे जो इकदाम लिए गए सारे वो जो थे वो एट सोर्स से सब इन्फ्लेशनरी इकदाम लिए गए. तो जब तक आप यहाँ पर एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं देंगे और ये नहीं कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इतने अरसे के लिए टैक्स फ्री हो जाएगी. हमने गवादर को भी दिया ना, कराची से गवादर तक पूरा एरिया आपका इसमें आता है. ठीक है, आप इसके अंदर टूरिज्म को ले आए, लॉन्च लेकर आए, आपका टूरिज्म, आपका ट्रैवल, जो आपकी ज़ियारा, जो आपका हज, यहाँ से पहले ज़माने में आपको याद होगा लोग बाई सी जाते थे हज करने, अब वो नहीं जाते, वो बंद किया. तो वो ट्रैवल हमने डॉक्यूमेंट अपना जो बिजनेस था वो दे दिया एयरलाइन को. ठीक है. नगमाना ज़फ़र ने हमें ज्वाइन किया है. ब्लू इकोनॉमी पे आपकी बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है. नगमाना, बहुत शुक्रिया. हमने पिछले प्रोग्राम में भी ब्लू इकोनॉमी पे बात की और आज मैंने फिर इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया था कि इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है, क्योंकि IMF जो है वो पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम नहीं कर सकती है. अब ब्लू नेशन बनने के लिए जो मेरे गेस्ट पैनल्स जो बात कर रहे हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं है, आप क्या समझती हैं, क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हम अब तक जो है वो फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे ब्लू इकोनॉमी से? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले शाज़िया बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. जो बात अभी मैं एक्सपर्ट्स की बात सुन रही थी, बहुत सही सेक्टर्स के बारे में बात हो रही थी, सही पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर रहे थे. कोस्टल टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मैरीटाइम टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फिशरीज एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एक्वाकल्चर जो सी फूड प्रोडक्ट्स हैं या मरी कल्चर के जरिए जो सी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. इस तरह की इन पोटेंशियल को कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? 2-3 वजूहात है मेरे ख्याल में. उनको अगर हम देख लें या उन पे अगर हुकूमत वक्त नजरसानी करे तो बहुत ही जैसे कहते हैं कोस्टल कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा और दोनों सूबों की जो आवाम है उस पर, बलूचिस्तान और सिंध, बहुत फ़ायदा उठा सकेगी. सबसे पहले ये फायदा सिर्फ आपको या मुझे पता है, ये आम आदमी को नहीं पता, जो इन्वेस्टर है उसको नहीं पता. सो आपको इन सेक्टर्स के पोटेंशियल को हाईलाइट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है और एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि अगर वो अपना पैसा जो है वो कहाँ लगाएगा तो वहां से फायदा उठाएगा. एक चीज. दूसरी चीज ये बैंकिंग सेक्टर. बैंक्स आपको लोन देते हैं टैक्सी चलाने के लिए, बैंक्स आपको लोन देते हैं शुगर मिल लगाने के लिए, बैंक्स आपको मैरीटाइम रिलेटेड लोन देते ही नहीं है. बहुत कम सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये चीजें अब थोड़ी सी बेहतर हुई हैं पिछले कुछ सालों में. और लेकिन उसका भी जो एक छोटा इन्वेस्टर है मैरीटाइम सेक्टर का, कोई मछेरा है या कोई एक बिजनेस स्कूल से बच्चा निकलता है और वो एक बिजनेस वेंचर करना चाहता है, माइक्रो बैंक फाइनेंसिंग सिस्टम के तहत. मुझे याद है मैंने समीडा की वेबसाइट्स पे जाके देखा, कुछ बैंक्स की वेबसाइट्स पे जाके देखा और मैंने देखा कि वहाँ पे मैरीटाइम या ओशन रिलेटेड बिजनेस प्लान्स ही अवेलेबल नहीं है. यानी इन पे रिसर्च ही नहीं होती, यानी बैंक्स इनको कंसिडर ही नहीं करते या इन पे इतना काम नहीं करते. कुछ बैंक्स इस पे काम कर रहे हैं लेकिन जरूरत है कि उनसे कहा जाए कि देखिए इसमें पोटेंशियल है, आप इन एरियाज के ऊपर भी रिसर्च करें और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और जो भी आपके मैकेनिज्म्स हैं उनको लेके आए. तीसरी चीज ये है कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, रिसर्च भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, सब लैंड ओरिएंटेड है. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ब्लू एंटरप्रेन्योरशिप का, ओशन एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स हैं पाकिस्तान. अच्छा नगमाना, एक और चीज भी बता दीजिएगा कि मैं जैसे रिसर्च कर रही थी तो ब्लू इकोनॉमी के 3 बड़े हिस्से हैं जिसमें आपके ओशन इंडस्ट्री होगी और एसोसिएटेड इंडस्ट्री, एमर्जिंग इंडस्ट्री है. पाकिस्तान में आप क्या समझती कि कौन सा, क्योंकि बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं ब्लू इकोनॉमी में, तो कौन सा ऐसा मेन है जिसको हम फौरी तौर पे उसको हम एड्रेस करके उससे फायदा उठा सकते हैं? शादिया, जो डीप सी के अंदर जितना भी काम होना है वो सब टेक्नोलॉजी और हाई इन्वेस्टमेंट बेस्ड काम है. उसके लिए आपको पार्टनर्स चाहिए, इंटरनेशनल पार्टनर्स चाहिए और वो एक आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए किसी भी हुकूमत की. जो कोस्ट के साथ जितना आपके पास इतना बड़ा कोस्ट है, कोस्टल कम्युनिटी है,
اس کے اوپر آپ کیپٹلائز کریں. ٹورزم کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کی طرف جانا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ ان کو بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقوں کے ساتھ اچھے ریزورٹس پرووائڈ کریں, لوگ آئیں گے, خوشی سے آئیں گے. جو کوسٹل بیلٹ کا جو پوٹینشیل ہے نا, جس میں چھوٹی صنعتیں, ماہی گیری کی صنعت ہو گئی, سی فارمنگ, یہ جو سی فوڈ فارمنگ ہے اس کی صنعت ہو گئی, کوسٹل ٹورزم کی صنعت ہو گئی. لیکن ہمارا سی فوڈ پروسیسنگ بہت ناقص ہے نا, کوالٹی بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. نقمانہ معذرت میں آپ کو سن نہیں سکی, کیا کوالٹی؟ میں نے کہا جو ہمارا سی فوڈ پروسیسنگ ہے, جو اس پہ اس کی کوالٹی ہے, وہ بھی معذرت کے ساتھ ہماری بہت اس وقت خراب ہوئی ہوئی. اس پہ تو پہلی پرائرٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ انویسٹر سے کہیں کہ وہ اس پہ انویسٹ کریں. اب تو آپ کی ایکسپورٹ کھل گئی ہے باہر کے ممالک کی, آپ دیکھیں اس میں کتنا فائدہ ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جن کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے نا. آپ کولیبوریشن میں کام کریں, بینکس کو انگیج کریں, انویسٹرز کو انگیج کریں, آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. عتیق صاحب, آپ نے گفتگو سنی, ہم وہی بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ایک فشریز کی بات کر لیتے, کیونکہ کراچی ایک اکانومی ہب ہے اور لازمی ہوتا ہے فشرنگ کا یہاں پہ بہت زیادہ ہماری جو اکانومی ہے اور جو ایکسپورٹ ہے اس کو بہت ہٹ کرتا ہے. ہمارے فشرز کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہیں. اگر سستے قرضے, یہ جو مائکرو فائننسنگ کے ذریعے اگر دیا جائے, پالیسیز کا اعلان تو ہو جاتا ہے مگر عمل درآمد نہیں ہوتا. بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ گفتن نشستن اور برخاستن والی چیز ہو جاتی ہے. تو کیوں ایسا ہے؟ بات بہت اچھی کی انہوں نے, اور بہترین بات کہ ایکسیس ٹو فائنانس کا جو پرابلم پاکستان میں کامن ہے, اس میں میری ٹائم کے اوپر تو بالکل ہی نہیں دھیان دیا گیا, اور کوئی کیٹیگری ہے ہی نہیں اسٹیٹ بینک کی کسی کی. لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ میری ٹائم پالیسی آئی تھی پچھلے دنوں ہماری, اس پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا گیا. اس پہ اتنے انسینٹیوز تھے کہ پاکستان فلیگ کیریئرز کو اور شپنگ کو امپروو کرنے کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہمارے پاس صرف ایک نیشنل کیریئر کی جو کمپنی ہے وہ پی این ایس سی ہے, اور اس کے علاوہ کسی کے پاس ہمارے پاس جہاز نہیں ہے. ان کے پاس صرف 11 جہاز ہیں, اور ہم دیکھیں اگر کمپیئر کریں تو بنگلہ دیش کے پاس کوئی 40-50 ہیں, اور انڈیا کے پاس تو کوئی 500-600 جہاز ہیں, اور دوسرے ملکوں میں. تو ریجن کے ساتھ بھی ہم کمپیریٹیو نہیں کر سکتے. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس صرف ایگریکلچر اور انڈسٹری کی امپروومنٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات آج ہو رہی ہے کہ وہ بات یہ کہ میری ٹائم کی جو پالیسیز ہیں, اور میری ٹائم اور سی فوڈ ہے, جس میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ پروسیسنگ کا جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہیں, اور گورنمنٹ کے کچھ ٹیرفز بھی ہیں جن پہ ٹیکسز وغیرہ بھی لگتے ہیں, تو لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے. انسینٹیوز ہونے چاہیے کہ سی فوڈ پروسیسنگ پہ بے انتہا کام ہو. یہ ایک ایسی گروتھ ہے اکنامی کی کہ جہاں ہماری چیلنجنگ اکانومی ہے وہ ہماری ڈیولپنگ اکنامی بن جائے بالکل, اور $100 بلین جس کا اکثر ذکر آ رہا ہے وہ ہم یہیں سے کلٹیویٹ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. اس میں بینکس کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے. شی از رائٹ, انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور اس کا کوئی کشن ایسا ہو, کوئی پورشن ایسا ہو جیسے میریٹائم پہ بھی اور سی فشنگ پہ بھی اور فشر مین کو بھی. مائکرو فائنینسنگ کا آپ نے ذکر کیا, بہت امپورٹنٹ بات ہے. ان تمام چیزوں کے لیے کام کرنے کی سخت ضرورت ہے, اور اس پر اگر کام ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بینکنگ لونز آ جائیں اور ایکسیس ٹو فائنانس آ جائے. یا پرنسپل پالیسیز اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں کووڈ میں اور اس کے بعد بہت ساری بنائی, جس میں انہوں نے فائنینسنگ کے لیے انکریج بھی کیا اور اپنی طرف سے لو انٹرسٹ ریٹس پہ فائنینسنگ الاؤ بھی کی, لیکن میری ٹائم کا ذکر کبھی نہیں آیا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب میری ٹائم کا ذکر آیا, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے, وچ از اے ہیوک. اور کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے تحت ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی کے تحت جو نا اس کو بڑھایا جا رہا ہے بیکاز ٹو کنٹرول دی انفلیشن. میری سمجھ میں آج تک بات یہ نہیں آتی, جس کو ظاہر ہے میں اس سے قاصر ہوں سمجھنے, کیونکہ انفلیشن کو کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر. اب جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو آپ کا ایکسیس ٹو فائنانس ڈسٹرب ہوگا, چاہے مائکرو فائنینسنگ ہو, چاہے فشرز کا ہو. سر یہ تو دنیا بھر میں ہوا ہوا ہے, امریکہ نے ریکارڈ ہائی کیا ہوا ہے. دیکھیے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہوتا ہے, ایک نان ڈیولپنگ کنٹری ہوتا ہے. ہم لوگ نان ڈیولپنگ کنٹری, ہمارا پیرامیٹر دوسرا ہے انٹرسٹ ریٹ کو دیکھنے کا, ان کا پیرامیٹر دوسرا ہے. وہ مارٹگیج اکانومی ہے, ہم نان مارٹگیج اکانومی ہے. تو ہم اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا اس کا اثر ایک عام آدمی پہ پڑے گا. جیسے میری ٹائم کا ذکر ہو رہا ہے, فشر مین وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا جس ریٹ پر یہ انٹرسٹ ریٹ ہے ہمارا. بزنس یا پالیسیز ہی خالی اسی پہ ڈیپینڈ کریں گے, کیونکہ دنیا بھر میں جو بلو اکانومی ہے اس پہ تو پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑا رول ادا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. ایبسولوٹلی.
देखिए जी, बात सबसे बड़ी ये, जैसे बैंक का भी फाइनेंस की बात की गई, बैंक फाइनेंस कहाँ से देता है? बैंक फाइनेंस देता है जब हम लोग, आप और मैं सेविंग करते हैं, और हमारी सेविंग टू जीडीपी जो है वो कुछ 10-12% से ज़्यादा नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी और सेविंग टू जीडीपी बहुत कम होगी तो आपके पास फिर लिमिटेड एक ही बंदा होगा बैंक बोरिंग करने वाला, वो होगा पब्लिक सेक्टर, और वो सबसे बड़ी कोई अराउंड 80% बोरो कर लेता है, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं आता। अब इस सिचुएशन में आपको एक और हल निकालना होगा। मैं थोड़ा सा ये जो बात अतीक साहब कह रहे थे उसको थोड़ा और एलेबोरेट और एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन नहीं है। पाकिस्तान में जो है बहुत कम लोग जो है वो बोरो करके अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी ग्रोसरी की स्पेंडिंग करते हैं। अराउंड 2-2.5 लाख आपके पास क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, बाकी सारे कैश पे बाइंग करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने जैसे यूएसए की बात की, यूरोप में देखा कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई गया है वहां पर, और इन्फ्लेशन वहां पर अब जाके कुछ थोड़ा सा कुछ कम होने के आ रहा है, लेकिन फिर भी वो तकलीफ जो उनको हो रही है वो अभी भी खत्म नहीं हुई। वजह यह है कि जहां पर कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी होगी, पाकिस्तान में कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको क्या तरीका होता है कि आप ये तो नहीं कि लट लेकर चल शुरू हो जाते, आप करते हो पहले एसएमईज को ऑर्गेनाइज करते हो। अब एक मैं छोटी सी मिसाल देखता हूं, एक अगर समोसा वेंडर और बिरयानी शॉप वाला अगर वो इतनी प्रोडक्शन कर रहा है कि उसकी खत्म हो जाती है घंटों में, और उसके पास डिमांड ज्यादा है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो हुकूमत को एक ऐसी स्कीम लानी होगी जो प्रोडक्टिविटी इनोवेशन क्रेडिट की स्कीम कहलाएगी। वो आके उनको कहे जी आप मैकेनाइज करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर आपके पास टैक्स आएगा, फिर आपके पास सेविंग आएगी। आप जब ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं ना, ज्यादातर लोग ये देते हैं जी सी फूड। पाकिस्तान जो है सी फूड से हार्डली कोई 400-450 मिलियन डॉलर कमाता है, और इसकी बेसिक वजह क्या है कि हमने इसको भी सी फूड को भी एज ए कमोडिटी बेचा हुआ है। हमारे पास बहुत से फॉरेन कंपनीज के जो फिशिंग ट्रॉलर्स आते हैं वो पकड़ते हैं और ले जाते हैं, उसको प्रॉपर हम यहाँ प्रोसेसिंग नहीं करते। हमारी मिसाल श्रीलंका की जो हमसे पहले कुछ अर्सा पहले जो डिफॉल्ट भी हुआ, वहां पर सी फूड की प्रोसेसिंग करके, टूना फिश की प्रोसेसिंग करके, ब्लू क्रैब, लाइव, ये सारी चीजें दुनिया की उन ममालिक को महंगी प्राइस पे बेचते हैं, जैसे जापान है, सिंगापुर है, कोरिया है, वहां एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान को अपनी सी फूड की प्रोसेसिंग की तरफ आना है, और उस प्रोसेसिंग की क्या वजह क्या है कि क्यों नहीं हो रही, कि हमारे पास जो उसकी पैकेजिंग है उसके लिए फूड ग्रेड टिन की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर डब्बा एक छोटा सा इंपोर्ट करोगे तो उसका कितना बड़ा वॉल्यूम होगा, वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगनी चाहिए। हुकूमत को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल की इंपोर्ट और लोकल इंडिजिनस जो रॉ मटेरियल है उसके इस्तेमाल के लिए आपको इंसेंटिव देने होंगे। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं, हमारे पास बहुत कम, और हमारी कोई लेस देन 3 वीक्स की इंपोर्ट के बराबर रह गए हैं, और हमारे पास जो है रॉ मटेरियल जो अभी तक अनटैप है, जो हमारा जो है जमीन के अंदर मिनरल की शक्ल में पड़ा हुआ है और ब्लू इकोनॉमी समंदर में दबा हुआ है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये तो आपने एलाबोरेट किया। नगमाना, आप ये बताइएगा कि जो मैं बात कर रही थी कि अगर हुकूमत के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी इस ब्लू इकोनॉमी में अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, जो बात आपके एक्सपर्ट्स ने की और जिस पॉलिसी का वो जिक्र कर रहे थे वो शिपिंग पॉलिसी थी, जिसमें इन्वेस्टर को टैक्स वेवर पिछली तमाम हुकूमतों ने काफी अरसे से दिया हुआ था और अभी भी उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा। अगर टैक्स वेवर भी है, फ्रेंडली पॉलिसी भी है, जरूरत इस अमर की है कि जो स्टेबिलिटी है विद इन द कंट्री, कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी है, जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जो ट्रस्ट डेफिशिएंट है, उसको जो है वो ओवरकम करने की जरूरत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब हम बात करते हैं कि वो ट्यूना की प्रोसेसिंग पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, बाहर क्यों हो रही है, या यहाँ पे कोई और आके इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, या बैंक्स वहाँ उन सेक्टर्स को फाइनेंस क्यों नहीं कर रहे जिनका हमें लगता है कि पोटेंशियल है और उनको लगता है कि या उस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गैप्स हैं, उन गैप्स को अगर आप एड्रेस कर लें तो एक बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम हो सकता है। ठीक है, अतीक साहब, तो आप कैसे समझते हैं, मतलब हमारे यहाँ, मतलब दुनिया के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो चंद शोबों तक ही महदूद है हमारा ये सेक्टर ब्लू इकोनॉमी का, तो इस पे प्रायोरिटी बेसिस में क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गैप है हमारा ट्रेड का गैप है, उसको हमें विजुलाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी जैसे, तो हम देख रहे हैं कि हमें प्रोसेसिंग में हम इतने पीछे इसलिए हैं कि प्रोसेसिंग प्लांट्स इंपोर्ट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर है वो इनकरेज नहीं हो रहा। फिशरमैन की सोसाइटी है, फिशरमैन है जो क्वालिफाइड फिशरमैन है, जो आगे भी बढ़ चुके हैं, तो मैंने देखा है कि वो इस सब तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो प्लांट्स मशीनरी है उस पर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दी। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, जितना हद से हो सके
अच्छे से अच्छा लेटेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हमको इंपोर्ट करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देने चाहिए। जैसे इंडस्ट्रीज में हम लोग इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करते हैं, वन विंडो ऑपरेशन की बात करते हैं, तो इसी तरह इसमें भी हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने चाहिए। इसके साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये कि हमें अपने पोर्ट्स डेवलप करने चाहिए। ग्वादर बेशक हम डेवलप कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त एक्वा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, गुंजाइश है हमारी कोस्ट पे। जी बिल्कुल। हमें देखिए अभी मिलियंस में हमें कमा के देता है कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम, लेकिन अब अगर हम इनको मजीद डेवलप करें तो और ज़्यादा सहूलतें वहाँ पे मिल सकती हैं, स्टोरेज कैपेसिटी। अभी मैं पढ़ रहा था एक न्यूज़ कि हमारे जो प्राइवेट कंटेनर यार्ड्स हैं उनकी कैपेसिटीज फुल हो चुकी है और उनके पास और स्टोरेज कैपेसिटीज नहीं है, जो अभी स्टैंडर्ड कंटेनर्स हैं, जो अभी इंपोर्ट पे कर्ब लगा है और ब्लॉक की गई है इंपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें देखिए, सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ाना एक आगे कौम की तरक्की का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि हम बेसिकली एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, 80% हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। अगर आप उस रॉ मटेरियल को भी रोक देंगे तो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रियां हॉल्ट हो जाएंगी। आधे डिविजन्स पे काम करें और आधे डिविजन्स उनके रुके हुए, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। बात सारी यही है कि जो इंसेंटिव्स हैं वो मिलने चाहिए और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हमारे हैं, जो उस पर उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी प्रोसेसिंग यूनिट्स आने हैं उनको बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दें कुछ दिन, और जो एक्सेस टू फाइनेंस का इंसेंटिव है वो उसको इंक्लूड करें, स्टेट बैंक भी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करना चाहिए। मैं आपको यकीन के साथ एक बात कह सकता हूँ, जो हमने बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि $100 बिलियन हमें फिशिंग सेक्टर से और फूड प्रोसेसिंग से आ सकता है, वो आ सकता है क्योंकि अभी शम साहब ने जैसे बताया कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, इस पूरी कोस्ट लाइन का हमें बेनिफिट हमने उठाया ही नहीं, वो सूखी पड़ी है, उस पर हम कोई काम ही नहीं कर रहे। फॉरेन ट्रॉलर्स आते हैं, फिशेस निकालते हैं और चले जाते हैं, हम उनको प्रोसेस कर ही नहीं पाते। अगर ये सब हम पूरा एक सिस्टमेटिकली A to Z मैकेनिज्म में काम करें तो आप यकीन जानिए कि एक हमारा एक ऐसा फ्यूचर का एक ऐसा सेगमेंट है जो कुदरत ने हमें अता किया। और इसमें टूरिज्म की तरफ भी बात हो रही थी, तो इसमें एक टूरिज्म सेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो हमारी कोस्ट लाइन पे डेवलप हो सकता है। हम देखते हैं हमारे बलूचिस्तान के साहिल पे और दूसरी जगहों पे इतने खूबसूरत मुकामात हैं जो लोगों ने खुद ही एक्सप्लोर किए हैं, खुद ही जाते हैं, लेकिन अगर इसको पैट्रोनाइज कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा, और ये ब्लू इकोनॉमी का एक हिस्सा है कोस्टल बेल्ट्स पे आपकी टूरिज्म को डेवलप कर। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिसको हमने, जहाज साजी भी बहुत बड़ा सेक्टर है इसमें। बिल्कुल, जहाज साजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारा शिपयार्ड पहले चलता था, शिपयार्ड पता नहीं क्यों बंद हो गया या पता नहीं चल रहा है, तो थोड़े से जहाज बना रहा है। पहले तो ये सारे हमारे प्राउड प्रोजेक्ट्स हैं जिनको दोबारा रिवाइटलाइज करना चाहिए। अगर ये सिख इंडस्ट्री बन गए तो इनको रिवाइज करना चाहिए। मेन चीज शम साहब, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, शिपिंग में हमारे पास 67 में पाकिस्तानी शिपयार्ड, जो कराची शिपयार्ड है, ये छोटे जहाज बना के चाइना को एक्सपोर्ट करता था 67 में। अच्छा। और आज पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट कर रहा है शिप्स, और टर्की से भी इंपोर्ट कर रहा है। हमने अतीक साहब ने कहा कि शिप बना रहे हैं छोटे, हम शिप्स कोई भी नहीं बना रहे। हमारे जो मौजूदा शिप हैं उनकी भी ओवरहॉलिंग और रिपेयर खुद कर लें तो बड़ी बात होगी। बात यह है कि इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स डाला गया। पाकिस्तान में शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो सकी। एक ज़माना था कि प्राइवेट शिपिंग कंपनी के लिए हुकूमत ने पॉलिसी दी और उस पर कोई एक लोकल मुकामी शिपिंग कंपनी आई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो भी ख़त्म होकर रह गई। PNSC लास्ट लेग पे आपको जब तक एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अपनी नेशनल शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना है, प्राइवेट सेक्टर को लाना है। बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट बढ़ाई, बांग्लादेश आज शिप बना के कोरिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा है और अपने शिप के जरिए बहुत बड़ा कंटेनर लोड करके यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने एक्सपोर्ट बढ़ाई, शिपिंग इंडस्ट्री को मजबूत किया और उनकी प्राइवेट शिपिंग कंपनी जो है वो बेहतरीन फाल किरदार अदा करी। पाकिस्तान जो है आज शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसमें सिर्फ फॉरेन शिपिंग कंपनीज के एजेंट बैठे हुए हैं जो आपसे डॉलर लेके और रिपेट्रिएशन को 5-6 बिलियन की करते हैं सालाना। आप इसके साथ एक और चीज ब्लू इकोनॉमी से मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो कोस्टल एरिया का जितना बड़ा एरिया है, $4.5 बिलियन की हम पाम ऑयल की इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में साल की। अगर हम यहाँ पे पाम ऑर्किड की कल्टीवेशन शुरू कर दें और जो कोकोनट जो पाकिस्तान में आप देखें, कराची में आपको घरों में नजर आता है, बहुत जगह लगा आता है, ये एक मशरूम ग्रोथ खुद ही बखुद हो जाते हैं। आप अगर उसकी ऑर्गेनाइज प्लांटेशन करते हो तो पाकिस्तान जो खोपरा जो है इंपोर्ट करता है मलेशिया से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से, उस इंपोर्ट का खतरे में वादा बचेगा। आज पाकिस्तान की किटी में जो स्टेट बैंक के पास जो है वो अराउंड $3 बिलियन के करीब रिजर्व पड़े हुए हैं। तो आप अगर फ्री इंपोर्ट कोई करोगे किसी चीज की तो वो तो हो नहीं सकती, वायबल नहीं है कि डॉलर नहीं है। तो आपको अपना आपका जो अवेलेबल रिसोर्सेज है
उसको आपने हार्नेस करना है, उसको आपने एक्सप्लोर करना है और एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। इस वक्त एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी जो पैरिटी है रुपये की, वो अब जो पहले 190, 170 के 80 के करीब थी, वो बढ़कर आप देखो 260, 263 पे आ गई है। आगे जाके फिर इसकी रुपये की वैल्यू जो है एडजस्ट करेगी। तो इस सूरत हाल में तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गुंजाइश है, सिर्फ आपको अपने टैक्स रेट को कम करना होगा। आज एक्सपोर्टर्स के पास अगर जो टेक्सटाइल सेक्टर है या दूसरे, उनको गैस नहीं मिल रही या महंगी एनर्जी दी जा रही है, तो उनके लिए वर्केबल नहीं होगा। नगमाना, आप लास्ट ये क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ मैं कि ये जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, यकीनन जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें सी फूड प्रोसेसिंग हो, कोस्टल बेल्ट हो गई, मादनियात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो ऑयल एंड गैस का जो इशू है, उसको हम किस हद तक सिर्फ मुल्क के लिए नहीं बल्कि रीजन के लिए उसको हम पूरा कवर कर सकते हैं? अच्छा शाजिया, मैं बिल्कुल इस पे भी बात करती हूँ। अगर 1 मिनट में आपसे ज्यादा लूँ, मुझे लगता है कि हम सब बजट सेंसिटिव हुए हैं इस वक्त, तो ज्यादा जो है ना वो जोश से हम बात करें। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा भी मैरीटाइम सेक्टर में ग्लूमी नहीं है जिस तरह हम बात करें। बहुत ही चीजों पे काम हो रहा है। शिपयार्ड जो है वो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बेस के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, और सेकंड शिपयार्ड जो है इट इज आल्सो इन प्लान। जितना मुझे पता है बलूचिस्तान में किसी जगह पे कुछ जमीन और उसके आगे फ्यूचर प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है, तो होपफुली आप देखेंगे। लेकिन ये वही वाली बात कि इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डिमांड ड्रिवन जो है इंडस्ट्री है। आप बना भी लेंगे तो जब तक बाहर से ऑर्डर्स नहीं आते या ओवरऑल शिपिंग साइकिल उस तरह का नहीं है तो आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते, बट इसमें टाइम लगेगा, होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि जो डीप सी फिशिंग, फिलहाल पाकिस्तान में डीप सी फिशिंग बैन है। बाहर से ट्रॉलर्स यहाँ पे आके कैच करके कुछ इलीगल हो रहा हो वो अलग बात है, लेकिन लीगली गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया हुआ है। इसमें काफी पोटेंशियल है, आप ये लाइसेंसेस बेच भी सकते हैं और उनके साथ कोई बार्गेन भी कर सकते हैं। इस पे काम करने की जरूरत है। तीसरी जो आपने एनर्जी की बात की, एनर्जी हमारे पास जो सबसे एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीडियम है कोस्टल एरिया होने की वजह से, वो है कि आप विंड एनर्जी या सोलर प्लांट्स के ऊपर जाएं। डीप सी के अंदर आप फिलहाल हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन या ऑयल एक्सट्रैक्शन इसलिए नहीं कर सकते कि अगेन एनर्जी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होनी चाहिए, और ये जॉइंट वेंचर हो सकता है किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ या किसी डेवलप्ड फर्म के साथ। उसके लिए जो है हमारी मिनिस्ट्री वो हमेशा बिड्स ओपन करती रहती है, लोग आते भी हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं, लेकिन कोई सक्सेस इतना ज्यादा रहा नहीं है। वो भी एक इंटरनेशनल प्रोसेस है और उस पर काम होता रहता है। लेकिन मीनवाइल जब तक आप वहां से सक्सेसफुली इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, मेरा ख्याल है कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन बोट्स, इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज्यादा फोकस और डेडिकेशन के साथ अगर हम करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स ले सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नगमाना, आपने अपने कीमती वक्त दिया हमें। अतीक साहब, मैं आपसे इस तो खैर अभी इन्होंने बताया, लेकिन जो हमारी ऑफशोर विंड एनर्जी है, ये हम किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? एज ए इकोनॉमिस्ट आप बताइए प्लीज़। देखिए, विंड ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। पिछले दिनों इस पर हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके कोई फ़वाइद हमने हासिल नहीं करे। ऑफशोर ड्रिलिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे पास विंड एनर्जी भी ऑफशोर की बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सारी ये है कि हमारे यहाँ जो मुस्तकिल टैरिफ बढ़ रहा है, एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा है और एनर्जी के टैरिफ बढ़ रहे हैं, गैस के टैरिफ बढ़ रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हमने 3 वीक के अंदर 55 रुपये बढ़वा दिए अपने पेट्रोलियम के प्राइसेस में। ये सब बहुत होशरबा है और ये बहुत ज़्यादा, इसका इफेक्ट बिजनेस को बहुत डायरेक्टली भी हो रहा है और इंडस्ट्रीज को खास तौर पर। अगर अब हम श्रीलंका पे भी तो बढ़े ना 150, देखिए, अगर हम अपने ऑफशोर की बातें कर रहे हैं और अगर हम सी फूड की बात कर रहे हैं और हम अपनी ब्लू इकोनॉमी की इम्प्रूव करने की बातें कर रहे हैं या उसके प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ दिनों में जिन इंसेंटिव्स की हम बात कर रहे हैं कि उनको टैक्स फ्री करें, उसमें हमको उनको एनर्जी में भी कुछ ना कुछ सब्सिडीज देनी पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि ये पोटेंशियल हमारा डेवलप हो और बहुत साउंड फैक्टर्स पे डेवलप हो, तो आई एम श्योर अगर ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएं तो इन्वेस्टर्स इस तरफ ना से भी कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स इस बारे में बहुत सीरियसली सोच सकते हैं, क्योंकि वो एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं। तो और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इस सिलसिले में काफी इस चीज को भी तो नहीं भूले ना कि पिछली हुकूमत ने इतना ऑफेंड किया हुआ था IMF को कि अभी ये नहीं करते तो फिर कैसे काम चलता।
دیکھیے اس ٹاپک پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا بالکل بھی آپ سے، لیکن میں اتنا ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو میری ٹائم پالیسی ہے وہ پچھلی حکومت میں ہی آئی تھی، اچھا جس کو دھیان نہیں دیا گیا، اور ابھی انہوں نے بھی، نسیم نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ اس کو اتنا دھیان نہیں دیا گیا کہ اس پر ہم آگے نہیں بڑھے، اور ہم اگر دیکھ لیتے تو اس میں بے انتہا انسینٹیوز بھی تھے۔ پالیسیز تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پالیسیز تو بہت آتی ہے، اصل بات ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا، ایبسولوٹلی ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کچھ لیکنگ تو ہوئی ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا۔ بالکل سیریسنس کی تو ضرورت ہے، اور اب یہ سیریسنس سی پیک کہیں جو ہے، مسنگ ہوتی ہے۔ ہاں سی پیک جو ہم بات کرتے ہیں کہ اب میں نے جیسے نغمانہ سے بھی کہا کہ کچھ کامن ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں، پاکستان کے ہی مفاد میں نہیں ہے، بلو اکانومی ریجن کی ترقی کے لیے بھی انڈر دا بلو اکانومی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ سی پیک اس میں ایک ہمارے سامنے بڑا اگزامپل ہے، جو کہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگر ہم پچھلی حکومت کو دیکھیں تو وہ ان کی پرائرٹیز میں نہیں رہا، کہیں بند ہو گئے وہ پروجیکٹس، کہیں بہت سلو ہو گئے، اگر وہ بھی اگر چلتے رہتے تو اس سے بھی ہمیں تھوڑا فائدہ ہو سکتا تھا۔ لیکن جی سی پیک کے پروجیکٹس کی بات اگر ہم کریں تو اس کی اسٹریٹجی کی امپورٹنس تو ہے، ہمیں گوادر پورٹ ڈیولپ کرنا تھا، اس کی ضرورت تھی ہم نے وہ ڈیولپ کرا لیا، ہو گیا، باقی رہا کہ وہاں سے ہم کتنا ریونیو کما رہے ہیں، تو گوادر پورٹ سے 91% جو ہے وہ چائنا کو جاتا ہے، ڈیولپر کو جاتا ہے، اور 9% پاکستان کو ملتا ہے، تو یہ جسٹ لائک پینٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر ایک اور کام اگر کرنا چاہیں کہ سی پیک کو تو آپ نے اتنا ڈیولپ کیا کہ اس کو آپ اورنج لائن تک لے آئے، تو وہ بھی آپ کے مفاد میں تو نہیں جائے گا نا، تو آپ کو اب اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے پروجیکٹ ایسے بھی ہیں سی پیک کے جو ہم نے جو ہے اپنے انٹرسٹ میں نہیں دیکھ کے نیگوشیٹ کیے پاس میں، اور ری نیگوشیشن کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کی کوئی ٹرم ایکسپائر ہوتی ہے اس وقت آپ آئی پی پی کے ساتھ بھی ری نیگوشیٹ کر سکتے ہو، اور اسپیشلی چائنا کی آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارا پیمنٹ کا ایشو ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس جو فورن آئی پی پیز تھی ان سے ہم نے نیگوشیٹ کر لیا، ابھی اس پہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پیمنٹ کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور آؤٹ آف دا باکس ایک اور چیز دیتا ہوں، آپ کبھی سمندر پہ جاتی ہیں نا تو آپ دیکھتی ہیں لہریں آ رہی ہیں، یہ لہریں کراچی سے لے کر گوادر تک جاتی ہیں، ان لہروں کے ذریعے بجلی بن سکتی ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو سولر اور ونڈ کی طرف امپورٹڈ ٹربائنز منگانی پڑیں گی، یہاں آپ کی یونیورسٹی جو ہے انجینئرنگ یونیورسٹی یا آپ کے جو داؤد این اے ڈی یا کوئی بھی وہ ٹربائنز بنا سکتی ہیں، پانی کی ٹائیڈ آئے گی وہ ٹربائن چلے گی اور وہ کنیکٹڈ ہوگی ایک دوسری ٹربائن کے ساتھ، وہ آپ کو اتنی بجلی دے سکتے ہیں کہ کراچی کی پوری ریکوائرمنٹ آپ کو پوری کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر کے الیکٹرک کا بھی تو منافع ختم ہوگا نا، آپ کو ڈی ایچ اے پورا لائٹ کرنا ہے، آپ کے پاس جو یہ جب بورڈز کھڑی ہے نا جائیں وہاں پہ فلوٹنگ سولر کے پینل لگا دیں، آپ پینل تو آئے ہوئے نا یہاں پہ، اور پینل بھی کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اب تو پیپر پہ آ گئی ہے کہ ٹیکنالوجی سولر کے پینل کی، اب آپ کو بہت بڑا کوئی امپورٹ نہیں کرنا ہوگا، وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، ڈی ایچ اے کو روشن کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ کرنا ہو، یہاں پالیسی ایسی آتی ہے کسی نہ کسی انویسٹر کی یا کسی نہ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکشن کے لیے ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ ضائع کر لیتے ہیں۔ آج جو کرائسس کی سچویشن ہے، آپ کے خزانے میں روپیہ ٹکا نہیں بچ گیا، آپ سبسڈی کہاں سے دو گے؟ آپ ایسا کوئی پروجیکٹ لا ہی نہیں سکتے جس میں سبسڈی دی جائے گی، آپ کو تو اب سبسڈی کم کرنی ہے، تبھی آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کیا جائے گا۔ آپ سے تو وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی سبسڈی، جتنی انرجی سیکٹر میں گیس کا سرکولر ڈیٹ یہ سارا ختم کرو، 1600 ارب روپے کا آپ کا صرف اس کے اندر گیس کے اندر آپ کا سرکولر ڈیٹ آ گیا انرجی کا، یہ سارا پھر پاکستان کی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جو لاس میکنگ ہیں وہ 4000 ارب سے زیادہ کا تو وہ لاس کر رہی ہیں۔ ایک ٹیکس کٹی جاب میں جو آپ کے جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے اس کا 50-70% تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے، 70% وہاں جائے گا، تو بچے گا کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ کو ماڈل کو ری وزٹ کرنا ہے، آپ نے وہ ساری سبسڈیز جو نااہلیاں پرانی کری وہ ختم کر کے اب نیا آئے گا، اور حکومت کو اب یہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا یہ اقدامات آئے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بالکل، اس اکانومی کے کو علاوہ ریفارمز اپنی کریں۔ بیلٹ ٹائٹ نہیں کریں گے، کیسے گزارا کریں گے آپ یہ؟ ٹھیک ہے عتیق صاحب، اب کیونکہ ہم ویسے تو اپنے ملک کے حوالے سے بھی بات کر لیں کہ ہم دوسرے ریجن اور انٹرنیشنلی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ بلو اکانومی کے حوالے سے ابھی افریقہ کا بھی میں پڑھ رہی تھی تو وہ بھی کافی کام کر رہا ہے اس پہ، اور کافی متعدد کنونشنز بھی ہیں، ایگریمنٹس بھی ہیں، اور مطلب لائک اس کے لیے جو دیگر ممالک ہیں وہ اس کو کس طرح بلو اکانومی سے مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اوور آل اکانومی کے جو کرائسز ہیں اور جو انرجی کے کرائسز ہیں، تو یہ جو ہمارے انڈر دا سی ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، تو دنیا اس سے مستفید ہونے کے لیے کتنا سیریس سوچ رہی ہے؟ دیکھیے بہت سیریسلی سوچ رہے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ذکر آیا تھا کہ ابھی افریقہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے ریجن کو لے لیں، ہمارے پڑوسیوں نے بلو اکانومی پہ اتنا کام کیا ہے جس کا بھی ہم نے ڈسکس بھی کر، ہمیں بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی طرح اپنی بلو اکانومی کو ڈیولپ کریں، اور اس میں جو ہم نے اس کا انٹرسٹ نہیں لیا ہے ماضی میں، یا اس کو کوئی ہم نے امپورٹنس نہیں دی ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اور یہ کافی حد تک ہم لوگوں نے اس کی امپورٹنس کو آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے یہاں پہ۔ تو بلو اکانومی از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر، اس کو اپنی اکنامک گروتھ کو بڑھانے کے لیے، چیلنجنگ اکانومی کو آگے لے جانے کے لیے
اس کو گروئنگ کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بلو اکنامی کے سیکٹر کو جہاں ہم اپنی انڈسٹریز کو اور ایگریکلچر پروڈیوس کی طرف دھیان دے رہے ہیں ہمیں اس پہ بھی دھیان دیں اور گورنمنٹ نے کافی اس پہ دھیان دیا بھی ہے. ابھی ہم نے دیکھا میری ٹائم کانفرنس ہوئی, بڑی کامیاب کانفرنس تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں میری ٹائم کی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں نوجوان. ہماری ایک یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی ہے میری ٹائم کی باقاعدہ, تو میری ٹائم پہ کام ہو رہا ہے, کام شروع ہو گیا, لیکن بلو اکانومی پہ اوور آل کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے اور اس پہ دھیان دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو وہی بات آ جاتی شمسا جو میں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی کہ آپ نے کہا نا کہ لہروں سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں, تو ابھی ہمیں اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. بالکل, ہمارے پاس جو ہے دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ آپ کو اٹریکٹ کرنا ہے. جب تک آپ یہ نہیں سکھاؤ گے کہ ہاؤ ٹو ڈو فشنگ اس پہ اور آپ دیتے رہو گے چیریٹی کہ جی ہم نے یہ پروجیکٹ میں اس نے پیسے بڑھا دیے اور اس نے اس کارڈ پہ یہ دے دیں گے, تو پاکستان میں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا. 6 بلین ڈالر سے زیادہ اگر بنگلہ دیش کما رہا ہے, 7 بلین ڈالر سے زیادہ اگر انڈیا کما رہا ہے, تو پاکستان بھی کما سکتا ہے اس کے اوپر. بات صرف یہ ہے کہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور پالیسی بنا کے اس کو لانگ ٹرم آپ نے جو ہے ایک ٹیکس انسینٹیو دینا ہے, کیونکہ یہاں پاکستان میں انویسٹر کا جو مائنڈ ہے وہ ہوتا ہے کہ کہاں سے بچت ہو سکتی ہے میری زیادہ, کہاں سے میں ٹیکس بچا سکتا ہوں. تو اسی مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ٹیکس ریٹ کو نیچے لانا ہے. 40% ٹیکس ریٹ کو آپ 17% 15% پہ لے آتے ہیں, تو آپ کے OECD کنٹریز جو فورن کنٹریز ہیں وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. آپ کے پاس اگر اسکل نہیں ہے تو وہ اپنے پاس پروجیکٹ انویسٹمنٹ کے لیے لے کر آ جائیں گے. آپ کے اپنا انویسٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گا. پھر جب آپ کی گروتھ ہوگی, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چھوٹے ایس ایم ایز کو, نینو انٹرپرائزز کو آپ سپورٹ کرو گے تو ان کی کنٹریبیوشن بڑھے گی, سیونگ بڑھے گی, تو اوور آل آپ کا ماڈل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور پوٹینشیل پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. یہاں ایسا نہیں, ہم نے آج تک جو ہے سی واٹر سے جو ہے رائس گرو کرنے کے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا. اب یو اے میں دیکھیں, شارجہ میں دیکھیں, وہاں پر ڈیزرٹ کے اندر گندم اور چاول اگا رہے ہیں وہ لوگ. تو ہمارے پاس جو ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو پوری بیلٹ پہ زمین پڑی ہوئی ہے, جو سمندر کا پانی جہاں پہ آ رہا ہے, جو کہتے ہیں کہ کھارا پانی وہاں ملتا ہے, اس کے ذریعے سے کاشت ہو سکتی ہے, چاول کی کاشت ہو سکتی ہے, چاول کی ایکسپورٹ اس سے بڑھ سکتی ہے, آپ کے کوکونٹ کی ہے, آپ کے ایکوا کلچر کا ہے, آپ کے پاس جو ہے جو ویتنام کی سی فوڈ کی ایکسپورٹ دیکھیں اور پاکستان کی دیکھیں, تو آپ کو اپنے آپ پر افسوس ہوگا کہ وہاں پر وہ 80 بلین ڈالر کی تو صرف وہ سی فوڈ پہ جا رہے ہیں, 100 بلین کو ٹچ کر جائیں گے. ہم ابھی تک 450 ملین پہ ہیں. ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, ہمارے پاس ورائٹیز ہیں, صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہے, پروسیس کرنا ہے اور انسینٹیو دے کے لوگوں کو لانا ہے. اگر آپ ان کو ڈرا کے رکھو گے تو پھر وہ انویسٹر کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آپ لاسٹ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں عتیق صاحب؟ جی, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج ہم لوگوں نے بات کی اور آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ انسینٹیوز دینے چاہیے اور ٹیکس فری اس کو کر دینا چاہیے کچھ دنوں کے لیے, تاکہ ہماری بلو اکنامی جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کرے اور ہمارے جو ایکسپورٹ کے جو شارٹ کمنگز ہیں وہ پوری ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین, ہم نے جو آج ڈسکشن کی یقیناً اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کے پاس بہت سارے اور آلٹرنیٹ ریسورسز ہیں جسے استعمال کر کے ہم اپنی معیشت کو جو ہے وہ مسلسل اور آگے آنے والے فیوچر پہ مضبوط اکانومی بدل سکتے ہیں. دنیا اس وقت بلو اکانومی پر بہت کام کر چکی ہے, میرین ایکوا کلچر ڈسکرائب ہو چکا ہے. پاکستان کو بھی اس وقت جو ہے قومی ترجیحات پر اس پر اہمیت دینے کی ضرورت ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے پاس.